आज हम एक बार सिंप्लेक्स मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका जो है थोड़ा ज्यादा होल्ड हो जाए। उसके बाद जो हम आर्टिफिशियल टेक्निक हम करेंगे। आर्टिफिशियल टेक्निक में आप जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम आपका बिग एम मेथड करेंगे जिसको आप पेनल्टी मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंप्लेक्स मेथड को रिवाइज करते हैं फटाफट एक एग्जांपल के थ्रू। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, मैक्सिमाइजेशन टाइप आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका दिया हुआ है, ये कंस्ट्रेंट्स आपके दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं अगर आप अपना सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर गिवन कन्वर्ट योर गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के 3 पॉइंट्स आपके थे बेटा, 3 पॉइंट्स आपके थे। फर्स्ट पॉइंट था ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, वो आपका ऑलरेडी है। सेकंड आपका था जो आपकी कंस्ट्रेंट्स में नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स को छोड़ करके, ये जो आपके x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दीज आर योर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इनको छोड़ करके जो अदर कंस्ट्रेंट्स आपके हैं, ये जो कंडीशंस आपकी हैं, उनकी जो कांस्टेंट्स है राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके होने चाहिए पॉजिटिव। यहाँ पर वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव दिए हुए हैं, अगर नहीं होते तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते। एंड द लास्ट वन, थर्ड आपकी कंडीशन क्या होती है, सभी इनइक्वालिटीज आपको इक्वालिटीज में रिप्रेजेंट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। तो बेटा यहाँ पर जो है हमने थर्ड आपको स्टेप यहाँ लेना होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल तीनों ही कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल है। इसका मतलब क्या है, आपको कमी को पूरा करना है। जो स्लैक वेरिएबल का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, जब लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होती है आपकी इस टाइप की, तो हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल का यूज करते हैं, प्लस आप करते हैं स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ पर प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 हमने कर दिया। इस तरह से आपकी इनइक्वालिटी जो है इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो गई। आप देखो अब मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हमने ये 0 × S1 0 × S2 0 × S3 इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये आपको करना है बेटा। आप एक बार जो है स्टैंडर्ड जो आपकी फॉर्म है उसको कंप्लीटली यहाँ पर नोट करोगे। ठीक है, कंप्लीट नोट करोगे। मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स बने, जो स्लैक वेरिएबल्स जितने भी आपके पास इंट्रोड्यूस हुए, सबका कोफिशिएंट 0 लगा करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस आप करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। कोफिशिएंट आपने 0 लगा दिया है इसका, तो इसका मतलब एज इट इज है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपके कंस्ट्रेंट है, आपने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में आपने कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्लैक वेरिएबल। फर्स्ट में प्लस S1 है, सेकंड में प्लस S2 है, थर्ड में क्या है, S3 है। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। अब हम करेंगे अपनी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर, देखो आप देख सकते हो बेटा, मैंने एक ही टेबल प्रिपेयर कर दी है। यहाँ पर भी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करते तो आपकी 3 टेबल प्रिपेयर होती बेटा, 3 टेबल। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ही साथ में लगातार हम टेबल प्रिपेयर करते चले गए। थोड़ा सा आपको बस अवेयर रहना है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है, सारी देखो कैलकुलेशन बिल्कुल हल्की है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बट स्टिल क्या हो जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो आप साथ में रफ पेपर रखिए, क्योंकि इस तरह से टेबल बनाने में क्या होता है, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख दें, सब कुछ आप ऑरली करेंगे, तो उसमें थोड़े से मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो अगर आपका कैलकुलेशन पे बहुत होल्ड है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप राइट में अपना रफ पेपर रखिए और उस पर कैलकुलेट करते चलिए, और जो आपका आंसर आता है वो उसमें फिल करते चलिए टेबल में, नो इशू। यस, तो अब हम अपनी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर करेंगे। आप जानते हैं बेटा, सबसे ऊपर आप लिखते हैं सीजे, विच आर योर, क्या है ये आपके कॉस्ट कॉफिशिएंट्स। कॉस्ट कॉफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होती है, सीजे की वैल्यू क्या होती है, आप अपनी जो है आपकी गिवन एलपीपी है उसको देख करके आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर बेटा। सीजे x1 का 3, x2 का 2, x3 का 5, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो आपके बेसिक वेरिएबल है, देखो यहाँ बेसिक वेरिएबल आपके पास है। ठीक है, तो आपके जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनके जो आपके कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, कॉस्ट कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल्स क्या है, ये एक्चुअली आपकी वैल्यूज आएंगी। और आप देखिए ये रिस्ट्रिक्शंस जो आपकी दी हुई है 430 से ज्यादा, ये आपकी जो है क्वांटिटी दी हुई है कि 430 टोटल, 460 टोटल, 420 टोटल। ठीक है ना, और ये जो आपके पास कॉस्ट कोफिशिएंट क्यों है 3, 2, 5 एक्सेट्रा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट हो जाता है। मैक्सिमाइज कर रहे हो ना,
प्रॉफिट पर यूनिट की आपके वेरिएबल्स की कितनी वैल्यू यहाँ पुट करें, क्या है पर यूनिट आपका 3 प्रॉफिट है x1 पे, पर यूनिट आपका 2 प्रॉफिट है x2 पे, इस तरह से। तो टेबल पे वापस आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सीजे कॉस्ट कोफिशिएंट हमने सबके लिख लिए 3 2 5 0 0 0, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है बेटा, फिर हम यहाँ पर देखो सबसे पहले बेसिक वेरिएबल का आप कॉलम क्रिएट करते हैं, देन प्रॉफिट पर यूनिट का, सीबी भी आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं, फिर क्वांटिटी का, ठीक है। उसके बाद आप सारे अपने वेरिएबल्स जितने भी हैं आपको टोटल आप नोट कर लेते हैं, x1 x2 x3 s1 s2 s3, ठीक है बेटा। अब देखो बेसिक वेरिएबल आपके कौन से हैं, क्योंकि ये आपकी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग करते वक्त एक बार हम अपनी तरफ से इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन हम लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। अब वो जो बेसिक आपका सॉल्यूशन होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो, क्योंकि वहां पर हमने क्या अज्यूम किया, S1 S2 S3 को। सबसे पहले जो आपके ये वेरिएबल्स होते हैं उनको हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, इनको हमने बेसिक वेरिएबल का S1 S2 S3। तो जो आपके बेसिक वेरिएबल होंगे उन्हीं का प्रॉफिट पर यूनिट आप यहाँ पर नोट करोगे बेटा। तो आप देख सकते हो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 S2 S3 के कॉस्ट कोफिशिएंट क्या है, 0 0 है, वो आपने यहाँ पर जो है पुट कर लिए। नाउ वी राइट क्वांटिटी, क्वांटिटी आप जानते हो 430, यहाँ पर देखो बेटा 430 460 420, तो ये हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिख ली 430 460 420, ठीक है। अब ये जो आपके x1 x2 x3 s1 s2 s3 हैं, इन सब की ये तो एक तरह से इसकी जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी जाएगी, टोटल कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आप अगर ध्यान से देखिए ये जस्ट वही है जो यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेंटेन हो रही है, वो आपने लिख लिया सबके कांस्टेंट, ठीक है। x1 के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, x2 के सेकंड में, x3 के थर्ड में, s1 के फोर्थ में, s2 के इसके कोरस्पॉन्डिंग, s3 के यहाँ। अब आप यहाँ पर बेटा एक चीज आप नोटिस करके देखिए, मैं यहाँ पर इसको जो है छुपा देती हूँ इस वाली चीज को आपके पास, और साथ में ही एक यहाँ पर भी मैं जो है यहाँ बेसिक वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट करो बेटा एक बार। बेसिक वेरिएबल्स हैं आपके S1 S2 S3, ठीक है, S1 S2 S3, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी यहाँ पे देखो एक तरह से मैट्रिक्स ही प्रिपेयर हुई है। ये देखो कि S1 S2 S3 की मैट्रिक्स कैसी है आपकी, ये एक्स्ट्रा वाले हमने जो है बेटा हटा दिए यहाँ से, देखो एक्स्ट्रा वाले, ये है ना आपकी S1 S2 S3 की ये मैट्रिक्स है आपकी, ये तो आपकी यूनिट मैट्रिक्स है। यस, जब भी आप बेसिक वेरिएबल्स चूज करते हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आपकी बनती है वो हमेशा ही यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए, हमेशा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना, तभी आप अपना जो है आगे जो है प्रोसीड करते हो। अगर नहीं है यूनिट मैट्रिक्स तो आप उसको यूनिट मैट्रिक्स पहले बनाओगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये जो आपने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन लिया था उसके कोरस्पॉन्डिंग एक बार आपने सारी एंट्रीज फिल कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था बेटा, यू कैलकुलेट जेड जे, जेड जे कैलकुलेट करते थे। जेड जे कैसे कैलकुलेट होता है, जो आपका प्रॉफिट वाली यूनिट होती है ना उसको x1 वेरिएबल का जेड जे कैलकुलेट करोगे तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 0 को 1 से, प्लस 0 को 3 से, प्लस 0 को 1 से, 0 ही आएगा। एक और चीज है बेटा, ये आपको इनिशियल में तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो वाली जो आपका कॉलम है वो सारे ही जीरो हैं, तो किसी भी कॉलम से x1 वाले से मल्टीप्लाई करो, x2 से करो, x3 किसी से भी करो, ये 0 0 0 ही रहेगा हमेशा। तो हमेशा ये आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होती बेटा, हमेशा आपका सीजे माइनस जेड जे, सीजे माइनस जेड जे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में वही होता है जो कि आपकी सीजे की वैल्यू होती है, क्योंकि जेड जे हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना। तो 325 0 0 0 था ना, 325 0 0 0, ये आपका सीजे माइनस जेड जे आ गया। अब एक बार की इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आपके सामने प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है बेटा, एक बार के प्रिपेयर हो चुके हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये आपकी फर्स्ट वाली इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है। अब इस टेबल के अंदर नेक्स्ट स्टेप आपका है सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू पे कंसंट्रेट करना। अगर आपकी सीजे माइनस जेड जे की सभी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो यही सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, ओके। आपको कोई स्टेप नहीं लेना, बट इफ देर इज एटलीस्ट वन वैल्यू विच इज पॉजिटिव, अगर एक भी वैल्यू कम से कम पॉजिटिव है तो आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो तीन तीन वैल्यू पॉजिटिव है, तीन वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करोगे, 5 मोस्ट पॉजिटिव है आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर 5 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को चेक करोगे,
आपने कॉलम चेक किया, ठीक है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम हमने ये चेक कर लिया, क्या है हमारा 1 2 0, ठीक है ना, ये वाला कॉलम हमने चेक कर लिया। बेटा इस कॉलम के अंदर जो है आपके पास जो 1 2 0 आपकी वैल्यू आई है, इसमें फिर से आप क्या देखोगे, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, x3 वेरिएबल आपके पास आया है। क्या आया है, x3 वेरिएबल, यानी आपके पास x3 वेरिएबल आपका इनकमिंग वेरिएबल है। x3 वेरिएबल क्या है आपका, इनकमिंग वेरिएबल, इसीलिए मैंने आने की तरफ के आपके पास जो है ये लगाया है एरो, ठीक है, इनकमिंग वेरिएबल। अब इनकमिंग वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि जब सीजे माइनस जेड में आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिली लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो इसका मतलब सॉल्यूशन को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन है। बट हियर पॉजिटिव वैल्यूज एग्जिस्ट, इसका मतलब ये सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। इट मींस यू हैव टू चेंज वन ऑफ दीज बेसिक वेरिएबल्स, जो S1 S2 S3 हैं, इनमें से कोई ना कोई रिप्लेस होगा। तो वो 5 जैसे मोस्ट पॉजिटिव मिला, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वही जो आपका वेरिएबल है बेटा, वो वेरिएबल आपका क्या बन जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल बन जाएगा। उसके बाद आप x3 आएगा, लेकिन जाने वाला आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है आपका, वो पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी क्वांटिटी कॉलम होता है, ये स्टेप्स हैं बेटा आपको याद रखने वाले। जो क्वांटिटी कॉलम है जिसमें 430 460 और 420 वैल्यू आपकी है बच्चे, ठीक है, और x3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 1 2 0 है। हालांकि मैंने यहाँ 0 को कैलकुलेट कर लिया, पर 0 को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। तो आप 430 को 1 से डिवाइड करो, 460 को 2 से डिवाइड करो। मेथड क्या होता है, क्वांटिटी वाली वैल्यूज को आप क्या करते हो, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हो। 430 को 1 से, 460 को 2 से, ये आपका रिप्लेसमेंट रेशियो होता है बेटा, ठीक है। अब इनमें आप मिनिमम सिलेक्ट करो। आप जानते हो बच्चे, मिनिमम अगर आप करोगे, ये तो 430 ही है, ये आपका है 230, ठीक है, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। यानी कि आपका S2 आउटगोइंग वेरिएबल है, जहां पे ये दोनों रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा आपका की एलिमेंट, ये आपका है की एलिमेंट, इसको आप पाइवेट एलिमेंट भी बोल देते हैं। और इसी रो को आप पाइवेट रो या की रो बोल देते हैं, इस कॉलम को की कॉलम या फिर पाइवेट कॉलम बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको निकाल, ये आपने निकाल लिया है, अब आप बनाएंगे सेकंड टेबल, अपने सेकंड टेबल। तो बेटा इसी, अगर आपको इसी में अपना काम करना है, देखो मैंने एक ही टेबल बनाई है, आज बार बार मैं नहीं बना रही हूँ। ऊपर आपको नजर आ रहा है सीजे तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो यही रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें भी पहले से लिखी हुई है, आपको अपने माइंड से ये 2 लाइन जो है स्किप करनी है, इनका काम हो चुका है, ठीक है। तो यहां से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स लिखेंगे, फिर से ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। S1 आपका एज इट इज है, S2 की जगह अब लिखा जाएगा x3, S3 की लिखा जगह S3 ही है आपके पास, सिर्फ ये वेरिएबल आपका चेंज हुआ है। तो प्रॉफिट क्या बनेगा बेटा, प्रॉफिट पर यूनिट, S1 का तो 0 ही है, आप इसमें चेक कर लिया करो बेटा, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्रॉफिट पर यूनिट क्या होगा, इसके साथ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपको S1 की चाहिए वैल्यू, वो 0 है, आपको x2 की चाहिए वो 2 है, S3 की चाहिए वो 0 है। तो बेटा यहाँ पर आपने देखो x3 की चाहिए हमें, x3 की कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 0 5 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यूज तो चेंज हुई हुई हैं, ये तो क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी तो हमारी 430 460 420 था। तो बेटा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके वैल्यूज पुट कर रखी हैं, देखो कैसे जरा। अब फिर से हम अपनी उसी चीज पे आते हैं, जो पहले वाली आपकी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल थी, वहां पर आप देखिए बेटा, पाइवेट एलिमेंट हमने निकाला। पाइवेट एलिमेंट हम क्यों निकालते हैं, ये एलिमेंट हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो हमारी जो है यूनिट मैट्रिक्स प्रिपेयर करने में, अकॉर्डिंग टू बेसिक वेरिएबल्स, यूनिट मैट्रिक्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, डिस्कस किया है, कि जो भी बेसिक वेरिएबल आपके चूज होंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेंटेन होती है, जैसे यहाँ पर S1 S2 S3 की यूनिट मैट्रिक्स प्रिपेयर हो रही थी, अब आपके S1 X3 और S3 की कोरस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स प्रिपेयर होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं बेटा कि अगर आप X3 को देखोगे तो 1 2 0, यहां तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही है आपकी, 2 की जगह क्या होना चाहिए, पाइवेट एलिमेंट को आप जो है यूनिट एलिमेंट बनाओगे। हर एक में यही होगा, जो भी आपका पाइवेट एलिमेंट बनता है, उस एलिमेंट का आपका पहला काम होता है यूनिट एलिमेंट बनाना, उसको 1 बनाना। तो आप उसको 1 कैसे बनाओगे, उसी नंबर से उसको डिवाइड करके। लेकिन आप सिर्फ एक सिंगल एंट्री को तो डिवाइड नहीं कर सकते, आप कंप्लीट रो को डिवाइड करोगे, कंप्लीट रो को। तो कंप्लीट रो का मतलब होता है प्रॉफिट वाली चीजें छोड़ करके क्वांटिटी से कंप्लीट,
तो यहाँ पर 2 है पाइवेट आपका एलिमेंट, तो आप 2 से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दोगे, क्या एंट्री आ जाएगी? 460 की जगह आ जाएगा 230, 3 की जगह 3/2, 0 की जगह 0, 2 की जगह 1, 2/2 था ना, फिर से 0, 1 को भी 2 से डिवाइड किया 1/2, 0, कंप्लीट रो आपकी लिखी गई, राइट। जैसे आपका पाइवेट एलिमेंट मिलता है तो आप सबसे पहले चेक करते हो कि वो यूनिटी है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको यूनिटी बनाते हैं। हमने उसी नंबर से डिवाइड करके कंप्लीट रो को यूनिटी बना दिया और जो वैल्यूज आई उसको टेबल में हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, आपको तो इस पे ध्यान रखना है कि आपकी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बनी या नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं बेटा, ऊपर वाला एलिमेंट भी तो 0 होना चाहिए, तभी तो आपकी x3 s1 और s3 की लेकर के आपकी यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसको 0 बनाना है। इसको 0 आप कैसे बनाओगे बेटा? आप ये वाली तो रो कंसिडर करना फ्रेश, जहां पर आप 1 को बना चुके हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन को 2 को यूज कर लेते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी कैलकुलेशन में। ठीक है, इन 2 को आप कर लेते हैं, ये नहीं करना है। आप सबसे पहले की एलिमेंट की जो हम फ्रेश प्रिपेयर कर चुके हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। हालांकि हो इससे भी जाएगा, लेकिन वहां पर डबल आपको कैलकुलेशन वर्क पड़ेगा। जब पहले हम स्टेप ले ही चुके हैं तो जो छोटी वैल्यूज वाला है वही रो यूज करें ना। तो इस रो को यूज करो, एक रो तो ये हो जाएगी हमारे पास, एक रो ये हो जाएगी, इन 2 रो को। ठीक है, ये 2 रोज आपके पास हो गए, एक ये वाली x3 वाली जो है और एक ये वाली है फर्स्ट s1 वाली जो है, क्योंकि हमें 1 को 0 बनाना है। तो आप देख सकते हो बेटा, इसके कोरस्पॉन्डिंग तो 1 ही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कंप्लीट रो आपके पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ ऑलरेडी 0 है, यानी कि थर्ड रो पे हमें कोई ऑपरेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एज इट इज वैल्यू थर्ड रो की यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो आपकी ये दूसरी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर हो गई है। अब यहाँ पर क्या है, फिर से आप जेड निकालो। जेड कैसे निकालते हो? प्रॉफिट वाली जो एंट्रीज आपकी हैं, ये वाली जो एंट्रीज आपकी हैं, आप क्या करोगे, पहले उसको x1 की एंट्रीज से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को -1/2 प्लस 5 को 3/2 से प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, आपके रिजल्ट आ गया 15/2। अब इस एंट्रीज को x2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इन ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 0 आ गया, इसको फिर से करो, इसको फिर इसके साथ करो, सारी की सारी एंट्रीज आपके आ जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटे, आपका जेड जे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। अब सीजे माइनस जेड जे, आपको पता है सीजे तो आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये रहा 32500। डिफरेंस करके देखोगे तो ये वैल्यूज आपकी आ गई है यहाँ पर, राइट। आप फिर से देखो, सीजे माइनस जेड जे आपका क्या लेस देन इक्वल टू 0 बन रहा है? सीजे माइनस जेड जे नहीं, यहाँ पर एक वैल्यू बच गई, 2 एक पॉजिटिव वैल्यू। और आप जानते हैं इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स दैट दिस सॉल्यूशन इज आल्सो नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी अब फिर आपको रिपीटेशन करनी पड़ेगी जब तक ये सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होती। अब फिर से रिपीटेशन करनी पड़ेगी। 2 इकलौता है आपके पास जो पॉजिटिव है, यानी कि आपका इनकमिंग वेरिएबल होगा x2 दिस टाइम। ठीक है, फटाफट आप तो स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं। x2 होगा आपका इनकमिंग वेरिएबल। अब फिर आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट रेशो लोगे। रिप्लेसमेंट रेशो आप कैसे लोगे बेटा? आप क्या करते हो, यहाँ पर जो है आपके क्वांटिटी वाला जो एलिमेंट होता है उससे डिवाइड कर देते हो, क्वांटिटी वाले को उससे डिवाइड कर देते हो। अब जो है आपका x2 है, x2 ये है 204, और क्वांटिटी कॉलम ये है 200, 230, 420। क्वांटिटी कॉलम की एंट्रीज को कोफिशिएंट वाले से इससे डिवाइड करना है, 0 को छोड़ करके डिवाइड किया। मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो 100 है, यानी कि S1 आपका आउटगोइंग वेरिएबल है। दोनों के इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन में ये आपका क्या बन जाएगा? ठीक है, आपका पाइवेट एलिमेंट बन जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसको 2 है, 1 नहीं था, पहले इसको यूनिट बनाएंगे। इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पर देखो एंट्रीज को नोट करेंगे, 200 -1/4 10 दिस, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा काम क्या होगा, नीचे वाली ये तो ऑलरेडी 0 है तो ये तो एज इट इज लिखी जाएगी, x3 की सारी वैल्यूज एज इट इज लिखी जाएंगी, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स आपकी पहले से ही बन रही है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो है S3 में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 होने के लिए हमें क्या करना है, इस तो रो को ले लेना, ये चेंज वाली रो है ना, ये वाली और ये वाली, इन 2 में आप ऑपरेशन लगा दीजिए। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज मैंने पहले से नोट करके रखी हुई हैं। ठीक है बेटा, फिर आप जेड जे कैलकुलेट करोगे, फिर आप सीजे माइनस जेड जे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर पहले आप जेड जे कैलकुलेट करोगे, फिर सीजे माइनस जेड जे। देखो जेड जे कैलकुलेट करेंगे, 2 को
ऐसे करेंगे ना, 2 इंटू -1/4 प्लस 5 इंटू 3/2, 3/2 प्लस 0। ठीक है, यहां पर देखो 2 इंटू 1, बाकी तो वैल्यू ये 0 ही है आपकी। यहाँ देखो 5 इंटू 1, नेक्स्ट में देखो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैम 2 दिख इंटू नहीं वन रहा है बाई साइड टू का। सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में देखो तीनों एंट्रीज हैं, यानी कि 2 हेलो इंटू मैम। -1/4 प्लस 5 इंटू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट से करोगे वो भी 0 है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप ये देखो कितनी वैल्यूज आपके पास बन गई, 1/2 प्लस 15/2। ठीक है ना, यानी कि आपके पास है 16/2, 8। ये आपका 2 है, ये आपका 5 है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपका 1 है, और ये फिर से 1/2 प्लस 5/2 है, 6/2, ये आपका 3 है, और ये 0 है। अब सीजे माइनस जेड जे आप करोगे बेटा। सीजे माइनस जेड जे जब आप करोगे यहाँ पर, तो क्या करोगे, एक तो यहाँ कंप्लीट दिखाना थोड़ा सा मुश्किल आपका हो जाएगा, मैं कोशिश करती हूँ बेटा। आप सीजे की वैल्यूज को यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर कंपेयर करके, यस ये आपकी सीजे की वैल्यू है 3, और यहाँ पर कितना है आपके पास बेटा, ठीक है, वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है आपने 3, सीजे माइनस जेड जे। ठीक है, तो वो जो वैल्यूज हमें निकालनी है यहाँ पर, सीजे माइनस जेड जे, 3 - 8, ये आपके आ जाएगा -5। यहाँ पे 2 - 2 0, 5 - 5 0, 0 - 1। ठीक है, यहाँ पर फिर से -3 और 0, सारी की सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 है। इट मीन्स दिस इज अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जब हमने बेसिक वेरिएबल्स कौन से लिए हैं, x2, x3 एंड s3, x2, x3 एंड s3। तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ आप देख सकते हैं, कितने हैं आपके पास क्वांटिटी, 100। x3 की कितनी है, 230। s3 की कितनी है, 120। दिस इज योर सोल्यूशन। कैसे निकलेगा आपका सोल्यूशन, z कैसे निकलेगा, आपके पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 3 × x1 + 2। ठीक है, ये वाली चीज आपके पास होती थी ना, पर यहाँ पर प्रॉफिट भी देखो, आप देख सकते हैं बेटा, ये वाली चीजें हैं 2 × ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं लिख लेती हूँ, 5x3, 0 × s1, 0 × s2 प्लस 0 × s3, ये वाला आपका है। आप चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो बेटा ये सारी वैल्यूज, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ये z ही क्रिएट होगा, नथिंग एल्स। यही है प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो x1 की जगह क्या है आपका, क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल में x1 नहीं है, वो 0 है, राइट। x2 की जगह आपका कितना है, 100 है। x3 की जगह कितना है आपका, 230 है। और s1 की जगह, s1 भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है, 0 × 0 0 ही है। s2 की जगह भी 0 ही है। s3 भले ही s3 120 है, लेकिन कोफिशिएंट तो 0 है ना, तो आपको यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर होगा 1350। दिस इज द मेथड। यहाँ सिर्फ मैं आपको रिपीट भी करवाना चाह रही थी बेटा, और आपको जो है एक ही तरह से, एक ही इसमें आप कैसे कंप्लीट टेबल बना सकते हैं वो भी आपको बताना चाह रही थी। तो अभी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि कैसे हम कोई भी स्टेप लेते हैं, तो मुझे वो प्लीज बताएं, क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि सिंपलेक्स मेथड आपकी आधे से ज्यादा यूनिट का बेस है। ये नहीं आता तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ग्राफिकल मेथड से तो रेयर केसेस में आपका कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, जब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन में ही सिंपलेक्स मेथड ऐड होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं ना एक एक हर यूनिट से, तो फर्स्ट में ही सिंपलेक्स ऐड हो जाता है, अदरवाइज तो देख लो बेटा कहीं पर कोई स्टेप आपको ऐसा लगता है जिसको आपको रिपीट कराना है। अब मैं आपसे बेटा स्क्रीन शेयर करूंगी, आगे की जो आपकी थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दे देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स की। बेटा यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन जो भी टाइप का है, आप मान लीजिए 2x1 + 5x3, ठीक है, इस तरह का है हमारे पास है। और आपके जो कंस्ट्रेंट है वो है x1 + x2। ठीक है, ये मैं 2 वेरिएबल का लिख देती हूँ यहाँ पर, 2 वेरिएबल का फिलहाल छोटा करने के लिए, जस्ट समझाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 5 एंड x1 + 8x3
ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये मैंने यहां पर लिख दिया बेटा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर क्या किया है, इस तरह से आपके पास ऑपरेट किया है यहां पर। अब आप ये देखिए बेटा कि आपके पास जो है तीन वेरिएबल्स आपके पास हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल्स आपके पास हैं। आप इसको जो है चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 5। इसको आप कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में, इट विल बिकम x1 प्लस 8x3, क्या आ जाएगा, माइनस s2, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल का इस्तेमाल होगा 7 एक्स्ट्रा हटाने के लिए। अब जब आप इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बेटा बनाओगे, S1 S2 की जब बनाओगे, ठीक है, यहां पर तो चलो मान लिया 0 × S1 प्लस 0 × S2 है। जब आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखोगे x1 x2 x3 S1 S2, जब आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखोगे तो आपकी देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या प्रिपेयर होगे, 1 1, x2 का आपके पास आएगा 1 0, x3 का आएगा आपके पास बेटा 0 8, S1 का हमारे पास आएगा 1 0 और S2 का आएगा 0 -1। सबसे पहला सिंप्लेक्स मेथड का स्टेप क्या होता है बच्चे आपका, फर्स्ट स्टेप जो आप लेते हो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में, वो होता है आपका बेसिक वेरिएबल्स को चूज करना। बेसिक वेरिएबल्स को देखो, आप यहाँ देख सकते हो बेटा, आपने यहाँ बेसिक वेरिएबल्स चूज किए होंगे। तो अगर आप इस प्रॉब्लम पे सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करोगे, इस प्रॉब्लम पे सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करोगे, तो आप जो है बेसिक वेरिएबल अगर S1 S2 को मानते हो तो फर्स्ट स्टेप पे ही आप अटक जाओगे, क्योंकि आप उसी को मानते हैं इनिशियल बेस। क्योंकि स्टार्टिंग में आप क्या करते हो बेटा, हमारा जो है क्या हमारा बेस था सिंप्लेक्स मेथड का कि हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। उस इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में हम सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो यूनिट मैट्रिक्स बनी ही नहीं, यानी कि हमने सॉल्यूशन लिया ही नहीं। एक बार हम, हमारा यही मोटो होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया भी था कि हम क्या करते हैं सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्यूशन को इंप्रूव करते चलते हैं और बेटर बनाते हैं, उसको एग्जैक्ट की तरफ बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो आपके जो देखो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसको आप क्या करेंगे, न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे, फिर से कन्वर्ट करोगे जब तक कि ऑप्टिमल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, ये -1 है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मेथड इज नॉट सफिशियंट फॉर solving this type of problem when we use surplus variable. So what we have to do in this type of problem, we have to introduce new variable, namely as your artificial variables. तो जिस भी टेक्निक में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का यूज करते हैं वो आपकी आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर जो है बेटा वो टेक्निक आपके पास है, दो टेक्निक्स आपके पास है। पहली आपके पास है बिगम मेथड जो कि हम अभी करेंगे डिस्कस, और दूसरी आपके पास है टू फेज मेथड। ठीक है बेटा, दोनों में ही स्टार्टिंग का थोड़ी सी थ्योरी आपको पता चल जाए, शुरू का बस इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल का स्टेप आप ले लें, बाकी एज इट इज आपका सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आज सबसे पहले आपको सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन कराया है और अब मैं आपको जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक का बिगम मेथड का क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि अब आपको रिवाइज हो गए हैं सारे के सारे स्टेप्स। ठीक है, आपका होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बेटा मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और इजीली आप कर लोगे, क्योंकि आई होप आपको सारे स्टेप्स जो है अब ध्यान आ गए होंगे। यहाँ से तो हमें पता चल गया है कि आपके पास जो है किस तरह से जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा और मैं आपको थ्योरी अभी लिख देती हूँ बेटा, थोड़ी सी और थ्योरी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर बिगम मेथड की। एक बार इसी स्क्रीन को देखिए आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बिगम मेथड है आपका, बिग एम मेथड, इसको बेटा आप पेनल्टी मेथड भी कहते हैं, और इसी को आप बहुत कम हमें पता चलता है चार्नेज मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके पास चीज हो उसके सभी नाम आपको ध्यान रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको किसी और नाम से आ जाए और आप आती हुई चीज जो है मिस कर दें। ठीक है, बिग एम मेथड इज आल्सो नोन एज पेनल्टी मेथड, और यू कैन से इट चार्नेज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके, यहाँ आप ये देखिए कि इसको बिग एम मेथड क्यों कहा जा रहा है, बिग एम, और या फिर पेनल्टी मेथड इसको क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने रीजन तो आपको बता दिया है
कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो वहां पर आपके पास क्या हो जाता है, वहां पर जो है हमारा स्लैक वेरिएबल से क्या कहते हैं सर, यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन पाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वेरिएबल को S2 को हम जो है बेसिक वेरिएबल में कंसिडर नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। यानी कि हमें कोई नया वेरिएबल चाहिए जिसको एज ए बेसिक वेरिएबल हम कंसिडर कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, आपके पास जो है वो हम आर्टिफिशियल जो है आपके पास, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो है आपके पास वो हम यहाँ पर यूज करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ यूज करेंगे, जैसे ये वाली प्रॉब्लम आपके पास थी, आप यहाँ पर क्या लिख लोगे इसको, x1 प्लस 8x3 माइनस S2 प्लस A1 इज इक्वल टू 7। ये A1 जो है आपका वो है आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल, पर A1 है क्या, क्या A1 जीरो है? ठीक है, इसकी वैसे कोई भी फिजिकल आप ये कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस नहीं है, बट यू कांट से दैट इट इज एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लेकिन ये क्या करेगा, कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि इक्वालिटी हमने मेंटेन की हुई है, कुछ भी आपके पास यहाँ पर जो है कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किएगा, ये सिर्फ आर्टिफिशियल हमने चूज किया ताकि हम क्या कर सके, वी शुड एंटर वी शुड एंटरिंग दिस वेरिएबल एज बेसिक वेरिएबल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल मिल जाए जो कि एज ए बेसिक वेरिएबल आपका काम कर सके। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज आएगा, जैसे 0 × A1 हम लिखेंगे, नो, ये जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है आपके पास जो है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर यहाँ अब आप क्या करोगे, इस S1 और A1 आप लोगे, बट A1 का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आर्टिफिशियल है ये आपके पास। ठीक है, ये आपके पास बेसिक वेरिएबल बन के आपके सिंप्लेक्स टेबल में ही रहेगा हमेशा, तो आपके पास जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर रहे तो इस तरह से रहे कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो है बिल्कुल भी इफेक्ट ना करें। इसका हमारे पास तरीका क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे आपके पास यहाँ पर है 2x1, ठीक है, प्लस 5x2 प्लस x3, यहाँ पर 0 × S1, ठीक है, 0 × S2 ये आपके पास है, यहाँ हम क्या करेंगे, -m × A1, -m × A1, व्हाट इज m? m इज वेरी बिग क्वांटिटी, जितना आप सोच सकते हो उतनी लार्ज क्वांटिटी m होती है, और आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो उसके साथ आपने क्या किया, -m आपने लगा दिया है। इसका मतलब तो क्या हुआ, दिस इज द पेनल्टी टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये तो पेनल्टी हुई ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, क्योंकि आपको वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है और आप उसमें से बहुत ज्यादा बड़ी ह्यूज वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको मैक्सिमाइजेशन करने से रोक रहे हो, तो ये तो पेनल्टी हुआ ना। इसीलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। लेकिन फिर आप कहोगे मैम फिर हम अपनी ऑप्टिमैलिटी अचीव कैसे करेंगे, सॉल्यूशन फिजिबल जो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो हम कैसे पाएंगे, हमने इतनी बड़ी पेनल्टी ऐड कर दी है बेटा। बेटा दो योर -m इज वेरी बिग पेनल्टी बट इट विल नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्यों नहीं अफेक्ट कर पाएगा ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इसलिए नहीं अफेक्ट कर पाएगा क्योंकि जो आपकी आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो वैल्यू है, देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसको आपने एज ए बेसिक वेरिएबल आप एंट्री कराओगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल की आपकी वैल्यू जो है ना शुड कम आउट टू बी 0, ठीक है, 0 आ जाएगी, ठीक है, और अगर ये 0 आ गई तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर भी आप सोच करके देखो कि नहीं, आपके पास ये वैल्यू जो है 0 नहीं आई, ये हमारे बेसिक वेरिएबल में बना ही रहा, अगर ये तब हुआ तो इसकी क्वांटिटी 0 आ जाएगी, ठीक है, आपका जो क्वांटिटी कॉलम में है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फिर वो जो एलपीवी के लिए एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास फिर भी वो भी 0 नहीं आई, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है, कि आपके सिंप्लेक्स टेबल में जो है ये आपका या तो यहाँ से बेसिक वेरिएबल से चला जाएगा, बेसिक वेरिएबल्स की लाइन से अगर ये चला गया, देखो यहाँ पर आप ये अज्यूम करके देखो, मान लो आपका A1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फाइनल, आपका फाइनल सोल्यूशन वाले टेबल में है आपका A1, फाइनल सोल्यूशन वाले टेबल में है अगर आपका A1, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी क्वांटिटी 0 हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या फिर ये फाइनल वाली टेबल में ना हो, फाइनल की टेबल में जो भी आपके वेरिएबल्स नहीं होते उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि वो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, 0, जैसे यहाँ पर x1 की वैल्यू हमने 0 पुट की है, ऐसे अगर A1 यहाँ नहीं रहेगा फाइनल टेबल में तो उसकी वैल्यू होगी 0, तो वो सोल्यूशन में आया ही नहीं, ठीक है।
अगर फिर भी है तो क्वांटिटी वाली वैल्यू इसकी जीरो हो जाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी अगर जीरो हो गई तो। लेकिन अगर बेसिक वेरिएबल फाइनल टेबल में भी रहे और आपकी क्वांटिटी भी नॉन जीरो हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप ये कहेंगे द एलपीपी डज नॉट पोजेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपकी पेनल्टी एग्जिस्ट कर रही है भाई। ठीक है, क्या होगा कि ये आपके पास क्या है, कभी भी आपको अचीव नहीं करने देगी आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसका मतलब देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन, योर एलपीपी डज नॉट पोजेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन। ये थ्योरी आपको समझ आनी बेहद जरूरी है। ये आपका बेस है इसका। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स क्यों इस्तेमाल करते हो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए। जब भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट होगा, आप सरप्लस वेरिएबल ऐड करोगे। सरप्लस वेरिएबल ऐड करोगे तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मानोगे तो आपकी यूनिट मैट्रिक्स प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि आप स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते सिंप्लेक्स मेथड की, तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें दूसरी तरह के वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि आपके कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को आप अपने बेसिक में, ठीक है, इनिशियल उसमें आप सिलेक्ट कर लोगे, वो ठीक है। तो और अपना प्रोसीजर एज इट इज करोगे जैसे आप उसमें सिंप्लेक्स में करते हो, एक भी स्टेप चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही टेबल बनेगी, वैसे ही जेड जे, वैसे ही सीजे माइनस जेड जे, वैसे रिप्लेसमेंट रेशो, सब कुछ एज इट इज है आपका। फिर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करते हैं, माइनस एम इंटू ए वन लिखते हैं। माइनस एम हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल था, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या है कि ये कभी भी सिलेक्ट ना हो पाए, हमारी यही कोशिश रहती है। हर तरह के हम यहाँ पर देखते हैं। अगर फिर भी इन लास्ट ये लास्ट टेबल में रह जाता है तो हम ये कहते हैं, और अगर इसकी जो है वैल्यू भी नॉन जीरो होती है तो हम कहते हैं एलपीपी डज नॉट पोजेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन। और क्योंकि m बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है, माइनस m हम लिख रहे हैं, देयरफॉर वी से दैट दिस इज द पेनल्टी फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है आपके पास जो है ये आपका बिगम मेथड का बेस है। ठीक है, बिगम मेथड का बेस। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके जो है एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ फटाफट, क्योंकि स्क्रीन शेयर अगर हम करेंगे तो मैं ओपन करके रखा हुआ है मैंने क्वेश्चन। यस, जस्ट ए सेकेंड। यस, ये आपके पास है, ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की आपके पास बेटा प्रॉब्लम दी हुई है। सबसे पहले मुझे बताओ क्लियरली शो हो रहा है बच्चे, आवाज प्रॉपर है? यस मैम। यस मैम। जस्ट ए सेकेंड बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा। अब आ रही है? यस बेटा, अब बताइए, आपको क्लियरली ऑडिबल है, विजिबल है चीजें? यस यस मैम। मैम। ओके, यस। तो अब हम कर लेते हैं अपना स्टार्ट। यस, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा मैक्सिमाइजेशन टाइप का आपका फंक्शन है, कंस्ट्रेंट आपके गिवन है। क्लियरली आपको शो हो रहा है बेटा कि यहाँ पर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट है। एक और चीज है यहाँ पर मैं बताना भूल गई, इस मेथड में भी सबसे पहला आपका काम होता है गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, आप देख सकते हो मैक्सिमाइजेशन टाइप है, राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव है, और आपने स्लैक सरप्लस वेरिएबल का यूज करके आपने इक्वालिटी में लिख लिया। ठीक है बेटा, आप लेकिन आप जब लेट अस ट्राई टू फॉर्म सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल हमने ट्राई करने फॉर्म करने की कोशिश की। हमने सीजे लिख लिए, बेसिक वेरिएबल चूज करने हैं हमें, प्रॉफिट पर यूनिट क्वांटिटी हमने लिखी, ये टेबल हमने बना ली। अब आप जानते हैं S1 S2 को लोगे तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना? तो आपके पास क्या हुआ, वी कैन नॉट फॉर्म द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। इन वेरिएबल के साथ तो हमारी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बन ही नहीं सकती। सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसको यूज किया जा सकता है, S2 को, 0 और 1 वाला। तो इसीलिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से आर्टिफिशियल वेरिएबल को जहां कमी है उसी में ऐड करेंगे। S1 को यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए प्लस A1 इक्वल टू 3, ऊपर हमने माइनस M इंटू A1 कर दिया।
ठीक है, अब हमारे पास ये वेरिएबल है, देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसकी सिग्निफिकेंस हम शो नहीं करेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नो। ठीक है, ये सिर्फ आपका काम करने के लिए है, ठीक है यहाँ पर। ओके, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं है। अब हमारी टेबल देखो, सीजे हमने नोट कर लिए। अब आपके पास एक और टेबल में एक और वेरिएबल की एंट्री हो गई है A1 की। ओके बेटा, अब आपके बेसिक वेरिएबल क्या है, A1 और S2। A1 का आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास है बेटा, उसमें -m है कोफिशिएंट, ठीक है, और S2 का आपका 0 है, तो यही हमने लिखे हैं -m और, ठीक है, 0। क्वांटिटी क्या है आपके पास, 3 और 10 है, वो हमने नोट कर ली। और ये आपकी जो है इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को देखकर, इक्वालिटी को देख करके आपकी पूरी की पूरी टेबल आपकी फ्रेम हो गई। राइट बेटा, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है टेबल में, जेड को एवेल्युएट करना। जेड को देखो, जेड कैसे एवेल्युएट होता है बेटा, जेड तो आपको पता ही है, या तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट कर लो तो भी हो जाएगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप प्रॉफिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, -m×3 + 0×10, -m×3 + 0×10, आपका -3m बन जाएगा। अब हम जेड निकालते हैं अपने, जेड कैसे निकलते हैं, जेड में आप प्रॉफिट को x1 के वेरिएबल से बिल्कुल ऐसे ही -m×1 + 0×2 ये आ जाएगा, -m×-1 + 0×1 m आ जाएगा। इस तरह से पूरे जेड हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब सीजे माइनस जेड कैलकुलेट किए ऊपर से हमने। अब यहाँ पर आप देखिए, अब बेटा हमारा क्या, सीजे माइनस जेड ऑल सीजे माइनस जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 है, ये 0 है, ये -m है, ये 2 -m है। जस्ट ए सेकंड बेटा, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये लीव कर देती हूँ। अ, एक सेकंड। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटे कि जो आपका सीजे माइनस जेड है उसकी ये वैल्यूज हैं, सारे सीजे माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पर आप ये देखो 2 -m, क्योंकि m ह्यूज क्वांटिटी थी, ये भी नेगेटिव है, 2 -m, ठीक है, -m ये भी नेगेटिव है, ये 0 0, बट 1 + m दिस इज पॉजिटिव। और ये आपके पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x1 क्या बनेगा आपका, इनकमिंग वेरिएबल। अब आउटगोइंग वेरिएबल को ढूंढना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रेशो आप काउंट करोगे, RR। कैसे काउंट करते हो, क्वांटिटी कॉलम को आप इनकमिंग कॉलम के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो। तो 3 / 1, 10 / 2, 3 मिनिमम है, फिर मिनिमम सिलेक्ट करते हो, मिनिमम 3 है तो आपका A1 क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। A1 की जगह नेक्स्ट टेबल में कौन आएगा, x1। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग एलिमेंट कौन सा बना, A1 के कोरस्पॉन्डिंग रो का और x1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम का, 1। की एलिमेंट है ये आपका, पाइवेट एलिमेंट है। अब ये की एलिमेंट ऑलरेडी यूनिटी है बेटा, आपका एक काम हो गया यहाँ पर, ऑलरेडी यूनिटी था, इसका मतलब कोई भी चेंज लाने की जरूरत नहीं है। जो आप नई सिंप्लेक्स टेबल बनाओगे उसमें ये आपकी जो रो है वो एज इट इज लिखी जाएगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा आपका बेटा। लेकिन A1 की जगह आपकी क्या एंट्री होगी, बेसिक वेरिएबल में x1 की। ओके, पर 2 को 0 बनाना होगा हमें। 2 को 0 हम कैसे बनाएंगे, आप इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, आपके पास जो है बेटा इस तरह से जो है नई टेबल आपकी बन जाएगी, यहाँ x1 यहाँ s2, ठीक है, नई टेबल आपकी ये बन गई। अब एक और चीज आपको करनी है बेटा, एक बार A1 आपका, एक बार A1 यहां से चला गया बेसिक वेरिएबल से, तो इसकी दोबारा कभी एंट्री नहीं होगी, दोबारा इसकी कभी भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसकी एंट्री कभी भी, आप बेशक इसको क्रॉस कर दीजिए, आपको ये A1 वाला कॉलम जो है एक बार बस यहाँ से बेसिक वाले से चला जाए, कभी भी एवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे मैम ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पे -m लिखा हुआ है, और जब भी आप सीजे माइनस जेड आप कैलकुलेट करोगे, सीजे माइनस जेड -m जेड कुछ भी कैलकुलेट करो, हमेशा ये क्वांटिटी नेगेटिव ही रहने वाली है। और नेगेटिव रहने वाली है तो इसका मतलब ये कभी सिलेक्ट नहीं होगा, कभी एज ए इनकमिंग वेरिएबल सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट किसको करते हैं हम, एटलीस्ट वन पॉजिटिव, पॉजिटिव में मोस्ट पॉजिटिव देखते हैं, ठीक है ना। और ये वैल्यू क्योंकि यहाँ पर, यस बेटा, ये ईशा कौन बोलना चाह रहा था बेटा, यस बोलो। मैं ये चीज आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने ये कहा जैसे आपका ऊपर यहाँ पर A1 वेरिएबल आपका आउटगोइंग वेरिएबल बना बेटा, इसकी जगह x1 आया, ये हमने नोट कर लिया x1,
और S2, ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट एलिमेंट ऑलरेडी था तो ये रो आपकी एज इट इज लिखेगी, 3 1 -1 -1 0। आप देखो यहाँ पर एज इट इज है 3 1 -1 -1 0। ठीक है, आपने एज इट इज लिखा। A1 को हमने एवेल्युएट ही नहीं किया बेटा, A1 को हमने क्या नहीं किया, एवेल्युएट नहीं किया, यहाँ पर छोड़ दिया हमने। क्यों छोड़ा है हमने, क्योंकि हमें एंड में हमेशा CJ माइनस ZJ एवेल्युएट करना पड़ता है। CJ की वैल्यू -m है। यहाँ पर एक बार अगर ये बेसिक वेरिएबल में से चला गया है तो ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ पर ये वेरिएबल आपका सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगी, इसलिए। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, हमने ऑपरेशन लगा करके ये नीचे 0 बना लिया। ठीक है, ZJ कैलकुलेट किया हमने, वन ये प्रॉफिट वाले से कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके CJ माइनस ZJ एवेल्युएट किया। फिर से आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, 3 मोस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब X2 अब इनकमिंग वेरिएबल बनेगा। उसके बाद रिप्लेसमेंट रेशियो में बेटा हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज को ही लेते हैं, 0 और नेगेटिव को नहीं लेते। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशियो में तो यहाँ पॉजिटिव सिर्फ 3 है। प्रॉफिट सॉरी क्वांटिटी वाले से डिवाइड करोगे, ये अकेला था, यही सिलेक्ट हो गया। ठीक है, S2 आपका आउटगोइंग है। नेक्स्ट में आप वही है, आपके सिंप्लेक्स टेबल में X1 X2 लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, फिर से सिंप्लेक्स टेबल आप यहाँ पर बनाओगे। अब इस बार आपके CJ माइनस ZJ जो है, हम कई बार स्टेप्स रिपीट कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। CJ माइनस ZJ क्या है, सारे नेगेटिव है, यानी कि यही आपका क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है X1 X2 के साथ। क्वांटिटी आपकी ये फ्रेम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो बेटा इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि आपका सिर्फ स्टार्टिंग में क्या स्टेप में चेंज है, किस स्टेप में आपका चेंज हुआ, सिर्फ इस एक स्टेप में आपका चेंज हुआ कि जैसे ही -S1 आया, आप जो है बेसिक वेरिएबल सिलेक्ट नहीं कर पाए। और उस कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ A1 को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ -m इंटू A1। तो हमने क्या किया, बेसिक वेरिएबल में A1 और S2 को ले लिया। एज इट इज आपने बेटा बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई किया है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। सिंप्लेक्स मेथड, सारे के सारे स्टेप्स सिंप्लेक्स मेथड के हैं। सिर्फ फर्स्ट स्टेप आपका चेंज था कि -S1 ने काम नहीं किया, आपके पास जो है नीड हमारी जो है फुलफिल नहीं हुई, तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया। ओके, in this way you apply your artificial variable technique, namely as big M method। ठीक है, और पेनल्टी मेथड, चाइनीज मेथड से भी इसको जानते हो आप। तो अब बेटा अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए। ठीक है, तो आपको पता चला ना मैंने क्यों कहा था कि सिंप्लेक्स मेथड पे होल्ड होना चाहिए। अभी तो आप 2 फेज मेथड भी करोगे बेटा, उसमें भी आपके स्टार्टिंग की स्टेप्स ही ऐड होंगे, बाकी सारा सिंप्लेक्स मेथड एज इट इज आपका जो है वहां पर जो है अप्लाई होगा। यस पंकज, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा, पंकज? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है बेटा, बस यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मैं जो है इनको कराऊंगी, आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करती रहूंगी, तो मैं आपको ये कराती रहूंगी बेटा, ताकि आपकी इस वीक में ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो आपके पास की प्रैक्टिस की कमी के कारण जो है आप जो है इसको कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक है, तो आप इस साथ के साथ देखते रहिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे वो जो है आप सॉल्व करवा लीजिए।